सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सहयोग हॉपटेक ये शुरू करेगा। तो आंसर होगा वियतनाम। तो अभ्यास का नाम, एक्सरसाइज का नाम है सहयोग हॉपटेक। भारत और वियतनाम के कोस्ट गार्ड्स के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री संयुक्त अभ्यास है ये। इसका आयोजन अभी 27 अगस्त को हुआ भारत और वियतनाम के कोस्ट गार्ड्स के बीच में। याद रखना। और कहाँ पे हुआ है पूछेंगे तो ये भारत में हुआ। चेन्नई तमिलनाडु के तट के पास जो समुद्र है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे वियतनाम का जो कोस्ट गार्ड जहाज है CSB 8002 ये भारत आया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा याद रखना, अगर ये जो अभ्यास की बात करें, ये जो सहयोग हॉपटेक अभ्यास है ये पहला वाला कब हुआ था इनके बीच में? 2018 से शुरू हुआ था, 2018 में हुआ था। तब भी ये भारत में हुआ था, बंगाल की खाड़ी चेन्नई तट के पास तमिलनाडु में। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखो आप तो सहयोग हॉपटेक। देखो हॉपटेक का क्या मतलब होता है, ये एक वियतनामी शब्द है हॉपटेक जिसका मतलब होता है सहयोग, इसका मतलब सहयोगी होता है। तो सहयोग हॉपटेक अभ्यास कोस्ट गार्ड्स के बीच में होता है। किन देशों के बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में। अभी कहाँ पे हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले कोस्ट गार्ड्स की बात है तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स की बात कर लेते हैं, फिर वियतनाम ले चलता हूँ, फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड्स की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। और अगर बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम क्या था? ICGS कुठार। और पहले महानिदेशक थे VA कामत। अभी 26वें महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो होता है वयम रक्षाम। अब वियतनाम की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई है, करेंसी है वीडोंग, प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिंग, प्रेसिडेंट है तोलाम। वैसे भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स अभ्यास भी होता है। और पुरानी बात है वैसे तो ये 2024 में जब एक सुपर साइक्लोन टकराया था वियतनाम से, काफी तबाही मचाई थी, उसका नाम यागी था। वैसे ये यागी कई देशों से टकराया था, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड वगैरह से। तो जब ये वियतनाम से टकराया था तो हमने मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसको नाम दिया था ऑपरेशन सद्भाव। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला हमारा आज का प्रश्न है। तो चलो 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुए हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर हम बात करते हैं धर्मागार्जन अभ्यास की, भारत जापान के बीच में हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में। और कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत US के बीच में हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। लामितिया अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ था, सेशल्स में। इन सीटू अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था, हिंद महासागर क्षेत्र में, जो मलक्का जल संधि उसके आसपास। मिलान अभ्यास इंडियन नेवी ने आयोजन किया, द्विवार्षिक बहुराष्ट्र अभ्यास है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। और वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने इसका आयोजन किया था राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल, इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था माहे और केरल के तटों पर। और सी ड्रैगन अभ्यास US नेवी ने इसका आयोजन किया, कहाँ पर? गुआम क्षेत्र में, पैसिफिक ओशन में। और अमुक ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। काकाडू अभ्यास, इसका आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया, बहुराष्ट्र अभ्यास ही है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था अभी। और भारत की तरफ से INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। शक्ति द्वीप अभ्यास जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन अंडमान और निकोबार कमान ने इसका आयोजन किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन हुआ था। बाकी साइक्लोन अभ्यास की बात करें, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, मिस्र में ही हुआ, इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में ही। प्रगति अभ्यास, इसका आयोजन हमारी सेना ने किया था, और कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। सिनबेक्स अभ्यास दूसरा संस्करण था, भारत कंबोडिया के बीच में हुआ, कंबोडिया में। इन SLN डाइवेक्स एक नौसैन्य अभ्यास है। और IN मतलब इंडिया, SL से श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये श्रीलंका के कोलंबो में। भारत की तरफ से INS निरीक्षण ने हिस्सा लिया था। वही बात करते हैं वरुण अभ्यास। तो वरुण अभ्यास ये भारत फ्रांस के बीच में हुआ था, कहाँ पे? अरब सागर में। और खान क्वेस्ट, इसका आयोजन मंगोलिया ने किया था, कहाँ पर? मंगोलिया के कैपिटल उलन बटोर में, जो कि एक बहुराष्ट्र अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। रिम्पेक अभ्यास, ये भी एक बहुराष्ट्र अभ्यास है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन अमेरिका ने किया था हवाई और उसके आसपास के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर में। उसके अलावा EOD मतलब एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में हुआ था, ये दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में।
उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में ही। और मैत्री अभ्यास अभी भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, तो अभी तक के मतलब ये 2026 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमने पढ़े थे, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना सबसे पहले कहां पर शुरू होगी? तो सही उत्तर होगा इसका लद्दाख में। तो भारत में 2027 की जनगणना में इस बार देश की पूरी आबादी की जाति भी दर्ज की जाएगी। और आप कह सकते हो आजादी के बाद पहली बार नियमित जनगणना में सभी लोगों की जाति की जानकारी शामिल होगी। और सबसे पहले कहां पर? लद्दाख में। एक्चुअली में लद्दाख में आपको पता है सर्दियों के दौरान बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, रास्ते जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जनगणना देश के बाकी हिस्सों से पहले कराई जा रही है कि भैया सर्दी आए उससे पहले निपटा दो। तो अभी अगस्त में शुरू हो रही है, 17 अगस्त को शुरू हो रही है। और आप यूँ कह सकते हो कि अभी 17 अगस्त से तो ऑनलाइन शुरू हो रही है, लोग खुद ऑनलाइन जानकारी अपनी भर सकते हैं। फिर 1 सितंबर से जो कर्मचारी हैं वो घर घर जा कर के जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ऑनलाइन भी आप अपनी जानकारी भर सकते हो। और ऑनलाइन जो आप भर रहे हो इसी को डिजिटल जनगणना कह रहे हैं। तो आप कह सकते हो 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। आपने देखा भी होगा अभी जनगणना वाले जो आपके घर पे आए होंगे, तो इस बार कागज वगैरह वो नहीं लेके आ रहे हैं, मोबाइल में ही दर्ज कर रहे हैं सब कुछ डेटा। मतलब ज़्यादातर जानकारी डिजिटल तरीके से ही दर्ज की जा रही है। और साथ में लोगों को सेल्फ इन्यूमरेशन इसकी सुविधा भी दी जा रही है। मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब आप खुद से भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लद्दाख में शुरू हो रही है, उसके बाद फरवरी 2027 में बाकी हिस्सों में भारत के बाकी हिस्सों में जनसंख्या की गणना होगी। अच्छा, अगर पुरानी जाति जनगणना की बात करें कि पहले जाति जनगणना कब हुई थी, तो नियमित जनगणना में आखिरी जो व्यापक जाति जनगणना है 1931 में हुई थी। और आप कह सकते हो आज़ादी के बाद जनगणना में केवल ST SC की गणना होती थी। वैसे 2011 की जनगणना में भी जाति की जानकारी जुटाई गई थी, लेकिन उसका जो पूरा जाति डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। थोड़ी सी हम सेंसस की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं पहले, फिर वर्तमान की बात करेंगे। हमारी जो जनगणना है कब शुरू हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। पर दशकीय आधार पर जनगणना शुरू होती है 1881 में, और वो किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन। और हम कहते हैं कि 1881 से लेकर 1931 तक की जो जनगणना थी वो जातिगत जनगणना थी। तो अंतिम बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। और उसमें बताया गया था कि हमारे यहाँ पे जातियां कितनी है? 4147। फिर उसके बाद 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जनगणना अधूरी रह गई थी, और 1947 में हम आज़ादी हो गए थे। अब 1948 में जनगणना अधिनियम आया, और 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए। कारण क्या था? इससे जातिगत विभाजन भारत में हो सकता था। फिर 2011 में कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो थी, पर उसके डेटा में एरर थी, आंकड़ों में त्रुटियां थी, और ऐसा कह करके उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, करंट अफेयर्स का प्रश्न था ये तो, कि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है और उसके डेटा अब इकट्ठा होंगे। तो इस बार की जो हमारी ये जनगणना है वो 16वें नंबर की जनगणना है, लेकिन अगर देखोगे स्वतंत्रता के बाद तो ये 8वीं जनगणना है। और याद रखना, जनगणना ये 1948 जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक केंद्रीय विषय है, और भारत में जनगणना का आयोजन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आपके जनगणना से, जैसे कि अभी भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना कहाँ पर शुरू हुई, जिसको नाम दिया सक्षम, मुंबई में। और हमारी जो ये इस बार की जो जनगणना है इसमें शुभंकर क्या है? तो प्रगति और विकास इस बार के 2 मैस्कॉट हैं। प्रगति महिला है और विकास पुरुष है। उसके अलावा 2027 में प्रस्तावित जो ये जनगणना है उसके लिए भारत के वर्तमान महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, असम इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ भी। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया ओपन, जो कि 2028 में होगा। ये BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 स्तर का टूर्नामेंट है, यानी इसमें दुनिया के जो बड़े बड़े जो टॉप बैडमिंटन प्लेयर होते हैं वो हिस्सा लेंगे। और 2028 में ये होगा कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। ये कब? जनवरी महीने में होगा 2028 के। आमतौर पर ये जो इंडिया ओपन है ना, आपने कई बार हमने पढ़ा है, तो कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है। लेकिन इस बार ये नई दिल्ली में नहीं हो रहा। यही इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट बात यही है
ये हर बार नई दिल्ली में होता है, लेकिन इस बार नई दिल्ली में नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ हो रहा है? असम के गुवाहाटी में हो रहा है। आप पूछोगे भैया दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? तो एक्चुअली में इसका आयोजन कब हो रहा है? जनवरी में हो रहा है, और 25 से 30 जनवरी के बीच में हो रहा है। और जनवरी में 25 से 30 जनवरी में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, तो उस समय गणतंत्र दिवस का माहौल रहेगा। दिल्ली में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाती है, तो उससे खिलाड़ियों को परेशानी होगी, रोक टोक लगेगी। और उस समय क्या होता है, दिल्ली में ठंड का माहौल रहता है, तो धुंध रहती है, और एयर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती। जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादा समस्या होती है इससे। तो ये 2 कारण बताए गए, इस कारण से इसको अभी शिफ्ट कर दिया गया। इसका वेन्यू बोले जा रहा है कि अब दिल्ली में नहीं होगा, ये असम में होगा। हमेशा नहीं, इस बार का होगा केवल, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये पूर्वोत्तर भारत में पहली बार इस BWF सीनियर वर्ल्ड टूर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अभी बैडमिंटन से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 30वां बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ, नई दिल्ली में। और इसमें मैस्कॉट रहा था पीको। अच्छा, इसमें कौन ने क्या जीता वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं, चलो पहले, ठीक है। तो 30वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ, और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल आंसी यांग ने जीता, साउथ कोरिया से हैं। मेन सिंगल का टाइटल एलेक्स लेनियर ने जीता, फ्रांस से हैं। वुमेन्स डबल में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भारत का नाम आता है, त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद, इनने मिलकर के यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता, और यही एकमात्र हमारे पास मेडल आया ब्रोंज। और इसके साथ मेडल टैली में आप देखोगे तो भारत 7वें स्थान पे है, पहले स्थान पे साउथ कोरिया है, ठीक है। अब और देखो, BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई हैं। साइना नेहवाल अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। और अभी जो 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसे योनिक सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है लिन चुनजी ने, ताइवान से हैं, और वुमेन सिंगल जीता आंसी यांग ने, साउथ कोरिया से हैं। वहीं पीवी सिंधु अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की काउंसिल की सदस्य भी बन गई हैं। उसके अलावा अभी उनको 2026 से लेकर 2029 तक के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष भी चुना गया। अभी बैडमिंटन का जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ये थॉमस कप और उबेर कप। पहले तो याद रखना भी हुआ कहाँ पे, डेनमार्क में। ये जो थॉमस कप है ये पुरुषों का होता है, और उबेर कप महिलाओं का होता है। तो थॉमस कप को जीता है चाइना ने फ्रांस को हरा के, और उबेर कप को जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। अभी तो 43rd नंबर का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ ना, ये भी कहाँ पे हुआ? निंगबो, चाइना में। और यहाँ पे एक हमारे युवा शटलर हैं, शटलर जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं उन्हीं को कहते हैं, तो इनका नाम है आयुष शेट्टी, और इन्होंने यहाँ पे फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में SC/ST छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना भी किसने शुरू की है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने ST/SC वर्ग के होनहार छात्रों के लिए अभी ये योजना शुरू की है। कौन सी योजना है? विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना। उद्देश्य है ऐसे छात्रों को विदेश में PG या PhD की पढ़ाई करने के लिए इसमें आर्थिक मदद दी जाए। तो याद रखना किसके लिए है? उड़ीसा के जो होनहार ST/SC के जो छात्र हैं। और कितनी आर्थिक मदद मिलेगी? हर साल मैक्सिमम 25 लाख रुपए उनको दिए जाए। और कितने छात्रों को दिए जाएंगे? हर साल 50 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, जो भी टॉप होंगे, जो होनहार जो छात्र होंगे उनका चयन किया जाएगा 50। और ये सहायता कितने समय के लिए दी जाएगी? अगर PG का कोई कोर्स करता है तो उसकी अवधि के अनुसार 1 या 2 साल का, अगर उसका जो भी कोर्स का पीरियड होता है, और जो PhD है वो मैक्सिमम 2 साल के लिए होगी, तो 2 साल का उनको ये पैसा दिया जाए, मतलब 2 साल तक दिया जाएगा। बाकी नीचे तो वही बातें बताई गई हैं उससे संबंधित, भाई छात्र से संबंधित। उनके परिवार के जो सालाना इनकम है 12 लाख रुपया उससे कम होनी चाहिए, पिछली परीक्षा में कम से कम 65% होने चाहिए, और जो QS वर्ल्ड रैंकिंग हम पढ़ते हैं उसके अनुसार दुनिया की टॉप 200 विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में वो PG या PhD में एडमिशन अगर उनको मिलता है तो उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है आप दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और कह दो कि भैया अब मैं जा रहा हूँ पैसे दे दो। नहीं, इन्होंने कह दिया कि भैया QS रैंकिंग के अनुसार दुनिया की टॉप 200 जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अगर उसमें आपका नंबर आता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जो बात हमें ध्यान में रखनी थी वो यही है कि कौन सी योजना है, विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना। ये अभी उड़ीसा ने शुरू की है। क्यों? जो वहाँ राज्य के ST/SC के जो होनहार छात्र हैं, अगर वो विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी, मैक्सिमम 25 लाख रुपए हर साल दिया जाए। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ये रहा मैप में उड़ीसा।
देखो आगे बढ़े उससे पहले आप ये देखो, ये आपको दिख रही है चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील इसको कहते हैं, ठीक है। कैपिटल भुवनेश्वर हो गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुंड बांध है यहाँ पर महानदी पे, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पे है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे यहीं पर है, और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं यहीं पर है, जगन्नाथ मंदिर तो है ही सही, व्हाइट पैगोडा को कहते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु यात्रा उत्सव हो गया, ठीक है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते। तो यहाँ से देखो, हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उड़ीसा के रायगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण चौथा शुरू किया। मिस इंडिया 2026 इसका आयोजन हुआ था अभी भुवनेश्वर में, 61वां संस्करण था। इसको जीता था साध्वी सेल ने जो गोवा से है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भी रखी गई। मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना उड़ीसा। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड सैंड आर्टिस्ट बने सुदर्शन पटनायक। और आरसेन सेफ एक छोटा सा पोर्टेबल उपकरण है जिसे आईआईटी भुवनेश्वर ने बनाया है। और ये उपकरण करता क्या है, तो पीने के पानी में आर्सेनिक नाम का जहरीला तत्व अगर मौजूद है तो कुछ ही सेकंड में उसको पता लगा देगा और बाहर निकाल देगा। उसके अलावा गो ईस्ट, ये उड़ीसा सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है राज्य में अधिक उद्योग लगाना और निवेश बढ़ाना। बाकी अभी उड़ीसा सरकार ने 2026 से 2036 के लिए भी डीप सी फिशिंग मिशन को भी मंजूरी दे दी है। 2026 का 47वां सरला पुरस्कार अभी आशुतोष परिदा को दिया गया। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं ये, उन्हें उनकी कविता संग्रह विश्वास देव पृथ्वी के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा ये भी देखो कि पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ये भारत का पहला मंदिर बन गया जिसे अपनी खास धार्मिक पहचान और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त हुआ। किन किन चीजों को ट्रेडमार्क मिला, आनंद बाजार, पतित पावन, ये भगवान जगन्नाथ जी का ही एक पवित्र नाम है। और जगन्नाथ जी मंदिर के शिखर पर एक जो पवित्र चक्र है जिसे नीला चक्र कहते हैं उसको भी मिला ट्रेडमार्क, ठीक है। तो उड़ीसा से अभी तक ये सारे करंट अफेयर्स के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरेक्टिव मीटिंग कहां पर आयोजित की, तो सही उत्तर होगा कोलकाता। तो अभी 25 अगस्त को कोलकाता में भारतीय औषध संहिता आयोग इंडियन फार्मास्यूटिकल कोड कमीशन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में बनने वाली दवाइयां ज्यादा सुरक्षित, अच्छी गुणवत्ता वाली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। और इस बैठक की जो थीम रही है वो है IP 2026 पर्सपेक्टिव्स, सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि IP 2026 परिप्रेक्ष्य, सुझाव और आगे का रास्ता। इसका मतलब हो गया कि भारतीय फार्माकोपिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य में दवाओं की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, यही इसकी थीम थी। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई कि 7 नए मानक जारी किए गए। मतलब इस बैठक में पहली बार 7 नाइट्रोसामाइन अशुद्धि संदर्भ मानक जारी किए गए। अब ये नाइट्रोसामाइन क्या बला है, मतलब ये आप यूं समझो कुछ ऐसी हानिकारक अशुद्धियां होती हैं जो दवाओं के बनने के वक्त या पैकेजिंग के वक्त या लंबे समय तक रखे जाने के दौरान ये उस दवा के अंदर आ जाती है। और इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर पैदा करने वाले हो सकते हैं, इसीलिए दवाओं में इनकी मात्रा की जांच करना बहुत जरूरी होता है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा, पहले इन अशुद्धियों की जांच के लिए भारत को कई विदेशी संदर्भ मानकों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर अब भारत में ही ये 7 रेफरेंस स्टैंडर्ड्स उपलब्ध होंगे, जिससे दवा की जांच ज़्यादा सटीक होगी, दवाएं ज़्यादा सुरक्षित होगी, विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। जो आपको याद रखना है या ध्यान रखना है वो यही है कि अभी कहाँ पर भारतीय औषध संहिता आयोग, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे IPC यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कोड कमीशन, इसने अभी एक बैठक का आयोजन किया, या कह दोगे पहली बार इंटरेक्टिव मीटिंग का आयोजन किया। कहां पर किया, तो आंसर होगा कोलकाता में किया, ठीक है। इतना सा आप ध्यान रखो, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बिहार ने छात्रों के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा विद्या साथी। तो इस एप्लीकेशन का नाम है विद्या साथी, बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया है।
ये ऑनलाइन पढ़ाई वाला एक एप्लीकेशन है जिसका मकसद है छात्रों को स्कूल के समय के बाद भी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। तो किन छात्रों को इसका फायदा मिलेगा? बिहार के सभी 38 जिलों में ये सुविधा शुरू की जा रही है। लगभग 700 मॉडल स्कूलों के छात्र इसमें शामिल होंगे। और किस कक्षा के लिए पूछोगे? कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के करीब 3 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। तो क्या खास बात है इस एप्लीकेशन में? तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो छात्र हैं वो शिक्षकों से लाइव बातचीत कर सकेंगे स्कूल के बाद। जैसे मान लो किसी छात्र को कोई सवाल समझ में नहीं आया या किसी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस एप्लीकेशन के जरिए वो अपने शिक्षक से जुड़ सकता है और उनसे सवाल पूछ सकता है। भाई स्कूल में है तब तो स्कूल में पूछ ही लेगा। ये बात हो रही है आप स्कूल के बाद अगर आप पढ़ने बैठते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको डाउट होता है यार इसमें सर ने क्या समझाया था, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो विद्या साथी ये स्कूल की पढ़ाई को खत्म करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि स्कूल की पढ़ाई के साथ अतिरिक्त ऑनलाइन मदद देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को 24 घंटे शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना। जब भी उसको प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने टीचर से वो जुड़े और अपने डाउट क्लियर कर। डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार डाउट आ जाता है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है कल देखेंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में वही डाउट घूमता रहता है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी। ठीक है, अब बिहार ने इसको लॉन्च किया, तो बिहार ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार कैपिटल इसकी पटना होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गवर्नर कौन है? सैयद अता हसनैन। बिहार दिवस उस दिन होता है जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। बाकी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ और कर देखें यहाँ से, तो बिहार में एक नई पुलिस यूनिट बनाई गई थी, अभिया ब्रिगेड उसका नाम है, महिलाओं की सेफ्टी। उसी तरह से बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये कहाँ पर खुली? पटना बिहार। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड ये बन गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नितिन नवीन जो कि बीजेपी पार्टी के सबसे युवा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ये यहीं से हैं, पटना बिहार। और बिहार में खुद को, अब बिहार ने अभी खुद को नक्सली मुक्त राज्य घोषित कर दिया था। बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट खोलने की मंजूरी दी। उसके अलावा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026, और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के सम्राट चौधरी, इन्होंने शिवहर जिले में बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व झील दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 अगस्त को। तो विश्व झील दिवस, वर्ल्ड लेक डे, ये हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। तो उद्देश्य है झीलों को बचाना, साफ रखना और उनकी सही तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना। देखो 2024 में इस दिन को मनाने की घोषणा हुई थी, यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की थी, पहली बार 2025 में मनाया गया था, और 2026 में हम ये दूसरी बार मना रहे हैं विश्व झील दिवस। इसलिए आपको ऐसा लगेगा यार ये तो नया दिवस है या पहली बार हम सुन रहे हैं, तो यही कारण है, इसलिए आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि मनाई अभी नया नया, पहली बार पिछले साल मनाया था, इस बार दूसरी बार मना। अच्छा 27 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 27 अगस्त 1984 को पहला विश्व झील सम्मेलन का आयोजन होता है। कहां पर? जापान में। इसीलिए 27 अगस्त इसकी डेट रखी गई। अब दिवस वाला प्रश्न है, तो चलो आपको दिवस भी रिवाइज करवा देते हैं अगस्त में जो भी अभी तक हमने मनाए। 1 अगस्त को राष्ट्र पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र जो है वो MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मना रहा है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि अगस्त क्रांति दिवस आप कह, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इसे विश्व आदिवासी दिवस आप कहते हैं। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि और विश्व जैव ईंधन दिवस हिंदी में बोलोगे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अच्छा वही है, ये वही वाली बात होगी, वही रिपीट हो गया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे।
और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अच्छा, वैसे 21 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था किसी एक क्वेश्चन में। मुझे आप बताओ वो कौन सा दिवस था, ठीक है, ये बताना है आपको। हम अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अभी किस खिलाड़ी ने फिर से अपने नाम कर लिया? तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड, और अभी इन्होंने T20 क्रिकेट में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया, अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में खेलते हुए। और किस टीम की ओर से? त्रिनिबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए इन्होंने अभी 26 गेंदों में 65 रन बना दिए, और इसी के साथ T20 क्रिकेट में इनके टोटल 14,921 रन हो गए। और इस तरह से हमने कहा कि T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? इंग्लैंड के जॉस बटलर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिनके T20 में अभी कितने रन है? 14,890। वैसे इसी के साथ 1,000 छक्कों का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। इस मैच में पोलार्ड ने 5 छक्के लगाए, और उसी के साथ T20 करियर में उनके 1,010 छक्के पूरे हो गए। और इस तरह से क्रिस गेल के बाद पोलार्ड दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1,000 से ज्यादा छक्के लगाए हैं, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना। अच्छा, क्रिकेट से ये 2-4 अभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक तो याद रखना लॉर्ड्स मैदान, एक तो लॉर्ड्स मैदान कहाँ पर है याद रखना, इंग्लैंड में है, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी क्रांति गौड़। और इसी के बाद यास्तिका भाटिया अभी लॉर्ड्स मैदान पर ही जो टेस्ट चल रहा था उसमें शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। और हम कह सकते हैं यास्तिका भाटिया ये क्रांति गौड़ के बाद ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी। अभी टेस्ट क्रिकेट में 4,000 से ज्यादा और 350 से ज्यादा विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा दूसरे भारतीय बन गए कपिल देव के बाद। ऋषभ पंत अभी 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। और 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? सारांश जैन, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एम 424 मलाइस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये एक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अभी इसको लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने एम 424 मलाइस नाम की एक नई लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को अभी लॉन्च किया है। मतलब इसे एक लड़ाकू विमान से दूसरे जो दुश्मन का लड़ाकू विमान है उसको बहुत दूर से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रेंज की बात करोगे 250 नॉटिकल मील से ज्यादा इसकी रेंज बताई जा रही है। मतलब किलोमीटर में बात करोगे तो लगभग 463 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब बहुत दूर से ही आप अपने लक्ष्य पे निशाना साध सकते हैं। तो इसे बनाया है अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी है रायथियन, उसने इसको विकसित किया है। बाकी सारी इस मिसाइल के बारे में है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काम की नहीं है। तो आप तो इतना सा याद रखना, ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है ये। इसको बनाया है या लॉन्च किया है किसने? अमेरिकी नौसेना, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्रश्न। फिर देखो अगले में क्या पूछ कि अभी हाल ही में श्रेयसी जोशी ने किस देश में आयोजित लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में स्केटिंग में देश के लिए पहला पदक जीता? तो किस देश में आयोजित हुई थी ये? तो आंसर होगा चाइना। तो श्रेयसी जोशी याद रखना महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली 21 साल की स्केटर है, स्केटिंग करती है। और अभी उन्होंने चीन में जो लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन 2026 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था वहां पे इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। और इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इससे पहले भी उन्होंने 2025 में जो एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप हुआ था साउथ कोरिया में, वहां पे गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, ठीक है। श्रेयसी जोशी इनका नाम है। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और हाँ, स्टार्टिंग में मैं बोलना भूल गया, विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर प्लीज सेशन अच्छा लगे मेरी बहनों, आज आप ही का दिन है तो स्पेशली कह रहा हूँ मेरी बहनों, अपने इस भाई की वीडियो को, अपनी वीडियो को, अपना ही समझे इसे, अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए क्विज ये अपलोड हो जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था कि अभी एससीओ समिट 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बिश्केक, किर्गिस्तान। फिर पूछा 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया कौन? तो मुंबई बन गया है। फिर पूछा अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा की है अभी किसने? पश्चिम बंगाल ने। फिर पूछा कि अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स अभी कहाँ शुरू किया? तो मानेसर, हरियाणा में। फिर पूछा आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये मैसूर, कर्नाटक में। और सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो 1 साल। पहले 3 साल थी, अब 1 साल। फिर पूछा कि एक विशेष गोताखोरी सहायता पोत है निपुण, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और भारत के पहले ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन को अभी लॉन्च किया, इसका नाम है संकल्प शक्ति। और 2026 में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है, इसका आयोजन हुआ अभी अल्लापुजा कोच्चि में, सॉरी अल्लापुजा केरल में। कौन सी झील है? पुन्नमदा झील। और 2026 में दूसरे कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एक बुक आई है द टाइड्स ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।